हमारे माशरे में पेरेंट्स अक्सर बेटी का रिश्ता करते वक्त ये सोचते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छी अर्निंग करता हो, हैंडसम हो, उसका अच्छा घर हो, खानदान शरीफ हो, तो बस यही सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन वक्त के साथ एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई सामने आती है। असल मसला अक्सर लड़कों का नहीं, असल मसला वो माहौल होता है जहाँ बेटी को पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। तो आज हम बात करेंगे उन घरों की जहाँ बेटी का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात के खाने के लिए मैं बनाने वाली बिरयानी। तो चलें किचन के काम के साथ साथ अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शादी के बाद बेटी सिर्फ एक शौहर के साथ नहीं रहती बल्कि एक पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। अगर वो सिस्टम ज़हनी तौर पर तंग हो, दिलों में हसद हो, जुबानों में चुभन हो और रिश्तों में मुकाबलाबाजी हो तो धीरे धीरे बेटी अंदर से टूटने लगती है, चाहे उसका शौहर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। इसलिए समझदारी ये है कि रिश्ता तय करते वक्त सिर्फ लड़के को नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को समझा जाए, क्योंकि शादी सिर्फ एक फर्द से नहीं बल्कि पूरे निजाम से होती है। तो पॉइंट नंबर 1 इज वो घर जहाँ पर बातों में मिठास हो मगर लहजे में काट हो। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बाहर से तो बहुत महज़ब, वेल मैनर्ड, पोलाइट और बहुत ही शाइस्ता नजर आते हैं। बात करते वक्त मुस्कुराते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं, मगर इनकी बातों के अंदर एक अजीब सी काट छुपी होती है। ऐसे लोग सामने तारीफ करते हैं और साथ ही साथ किसी न किसी का मुआवजा भी कर देते हैं। जैसे बेटी की तारीफ करते हैं तो फौरन से कह देते हैं कि हमारी बेटी भी बहुत ही समझदार है। ये जुमले बज़ाहिर तो बहुत मासूम और सीधे साधे लग रहे होते हैं, लेकिन दरअसल जहन की वो आदत जाहिर करते हैं जो औरतों को हमेशा मुकाबलेबाजी में रखती है। तो शादी से पहले अगर आपकी मुलाकात में अगले का ये रवैया, अंदाज महसूस हो ना कि तारीफ के साथ साथ दिल दुखाने वाले जुमले भी शामिल हों, तो समझ ले कि ये घर बाद में भी आपको ज़बान के जख्म देने वाले हैं। क्योंकि कई लोगों की ये आदत होती है छोटी छोटी बातों पर पिंच करना या बातों को चुप होते रहना। दूसरे नंबर पर जो घर आता है, ऐसा घर जहाँ औरत एक दूसरे की खुशियों से खुश ना हो। घरों में औरतें एक दूसरे की ताकत बनती हैं और कुछ घरों में औरतें एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। वहाँ सास, नंद, देवरानी, जिठानी सब एक खामोश मुकाबले में जीती हैं, चुप करके अंदर ही अंदर मुकाबलाबाजी लगाई हुई होती है। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक और तनाव महसूस होता है। शादी से पहले इसकी पहचान बहुत बारीक होती है लेकिन वाज़ेह होती है। जब आप मिलने जाएं तो देखें कि घर की औरतें एक दूसरे की बात तो नहीं काट रही हैं, या एक बोल रही है तो दूसरे के चेहरे पर नागवारी, नापसंदीदगी तो नहीं आ रही। एक की तारीफ हो रही है तो दूसरी बिल्कुल खामोश हो जाती है। अगर माहौल में बेवजह की खामोशी, खिंचाव या अंदरूनी जलने का, जेलसी का एहसास हो तो ये घर वो होते हैं जहाँ नई आने वाली बहू को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। तीसरे नंबर पर वो घर आता है जहाँ बेटा सरमाया हो और बहू एडजस्टमेंट। कुछ माँ बाप अपने बेटे को इंसान नहीं बल्कि सरमाया समझते हैं। इनकी सारी कन्वर्सेशंस, गुफ्तगू में सिर्फ बेटे की खूबियाँ होती हैं। हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बड़ी कुर्बानियाँ देने वाला है, बहुत मेहनती है, बहुत बर्दाश्त करने वाला है, बहुत शरीफ है। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, इसे इज्जत देंगे, इसकी बात सुनेंगे। शादी से पहले अगर पूरी गुफ्तगू में सिर्फ बेटे ही की तारीफें हों और बहू के हुकूक का जिक्र तक ना हो तो ये एक बहुत बड़ी खामोश वार्निंग होती है कि इस घर में बेटी को बराबर का इंसान नहीं बल्कि खुद को बदलने वाला एक प्रोजेक्ट समझा जाएगा। इसी तरह बेटे पर जिम्मेदारियों का बोझ भी डाल दिया जाता है और इससे पैसे कमवाकर अपने ऊपर लगवाए जाते हैं। बहू से भी कुर्बानियों की तवक्को रखी जाती है। तो इस तरह रिश्ता एक लेन देन सा बन जाता है। तो याद रखें, बेटा कोई सरमाया नहीं होता और बहू कोई आजमाइश देने वाली मशीन नहीं होती। पॉइंट नंबर 4 इज ऐसे घर जो लालची हो, सिर्फ जहेज देने लेने के ही बारे में बात करते हो, जो लोग रिश्ते में सिर्फ पैसे, गाड़ी, जहेज को देखते हो, या शादी से पहले ये पूछते हो कि आप जहेज में क्या देंगे, कितना जहेज देंगे। ऐसे घरों में रिश्ता ना करें, क्योंकि शादी के बाद भी इनका लालच खत्म नहीं होता बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है। और ऐसे घरों में बहू को बार बार ताने भी दिए जाते हैं और इसका मुवाजना दूसरी बहुओं के साथ किया जाता है कि देखो वो बहू तो इतना कुछ लेकर आई है और ये कुछ नहीं लेकर आई। तो देखिए, जहाँ रिश्ता पैसों से शुरू होता है ना, वहाँ इज्जत नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 5 पे वो घर है जहाँ रस्म और रिवाज को दीन से ज्यादा अहम समझा जाए। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ दीन कम और रस्म ज्यादा होती हैं। वहाँ पर हर चीज एक सांचे में होनी चाहिए। बहू
ने क्या पहना है, बहू कैसी बैठी है, बहू किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, किस वक्त सो रही है, किस वक्त जाग रही है। आप अपनी बेटी का रिश्ता करने वाले हो तो इसकी पहचान ये होती है कि वो लोग बात बात पर ये जुमला कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे खानदान के ये तौर तरीके नहीं होते। और ये जुमला अगर बार बार आपको सामने वाले के मुंह से सुनाई दे तो समझ लें कि ये घर इंसान नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ अपने बनाए हुए सांचों में ढलने वाली एक लड़की चाहता है, जिसकी सोच, अपनी राय और अपनी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दी जाएगी। छठे नंबर पे वो घर आ जाता है जहाँ मर्द खुद फैसला ना कर सके, घर के फैसले औरतें करती हैं। अगर लड़का हर बात पे ये कहे कि मैं मामा से पूछ के बताऊंगा, या मामा जो कहेंगी वही होगा, या मुलाकात में माँ ज्यादा बोले और बेटा सिर्फ सर हिलाता रहे, तो ये सिर्फ माँ की मोहब्बत नहीं बल्कि मर्द की कमजोरी की अलामत होती है। ऐसे मर्द शादी के बाद भी शौहर कम और बेटा ज्यादा होते हैं, मामास बॉय होते हैं ना, इनके बारे में ये कहा जाता है। तो रिश्ता तय करते वक्त या शादी से पहले अगर ये अंदाज सामने आ जाए ना कि लड़का खुद कोई बात वाज़ेह नहीं करता बल्कि हर फैसला माँ पर छोड़ देता है, तो समझ लें कि कल आपकी बेटी को भी अपनी हर बात मनवाने और साबित करने के लिए सास के सामने खड़ा होना पड़ेगा, शौहर के सामने नहीं। पॉइंट नंबर 7, कुछ खानदान ऐसे होते हैं जहाँ आप तालीम, जॉब, रिहाइश, खर्च या मुस्तकबिल के प्लान के बारे में सवाल करेंगे तो माहौल फौरन बदल जाता है, चेहरे संजीदा हो जाते हैं, जवाब गोलमोल हो जाते हैं, या ये कहा जाता है कि तुम बहुत ज्यादा सवाल करती हो। तो ये रवैये असल में क्लैरिटी की कमी की निशानी होते हैं। जो घर शुरू में ही सवालों से घबरा जाए वो घर बाद में भी जवाब देने के काबिल नहीं होते। तो शादी से पहले अगर सवाल करने पर आपको एम्बैरस किया जाए, आपको शर्मिंदा किया जाए, तो समझ लें कि इस घर में बाद में भी आपको सवाल करने का हक नहीं दिया जाएगा। 8 नंबर पर वो घर जहाँ कमजोर रिश्तेदारों का मजाक उड़ाया जाए। अगर पहली दूसरी मुलाकात में वो किसी अपने गरीब रिश्तेदारों का मजाक उड़ाए या उनके ऊपर हंसे या उन पे तंज करें, तो ये बहुत गहरी निशानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि इनके दिल में कमजोरों के लिए इज्जत नहीं होती, सिर्फ तफरीह है। ऐसे लोगों को जब किसी की जरूरत होती है तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, मगर सामने वाला अगर कमजोर पड़ जाए तो वही जबान जहरीली बन जाती है। शादी से पहले अगर आप ये अंदाज महसूस कर लें कि ये लोग दूसरों के दुख को मजाक बनाते हैं, तो समझ लें कि कल आपकी बेटी का कोई दुख भी इनके लिए संजीदा नहीं होगा। 9 नंबर पे वो घर आते हैं जहाँ सास की मोहब्बत कम और हसद ज्यादा हो। कुछ सास शुरू में तो बड़ी अच्छी बनती है, बड़े नाज नखरे बहू के उठाती हैं और बार बार बेटी बेटी कहकर बुलाती हैं, हर बात में तारीफ करती हैं, लेकिन इनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी सी होती है, खास तौर पर जब बहू की खूबसूरती, तालीम या इखलाक की बात हो। मुस्कुराहट में भी एक हल्की सी जलन छुपी हुई होती है। शादी से पहले अगर किसी भी मुलाकात ये महसूस हो के सास बेटे के साथ हद से ज्यादा चिपकी हुई है, बेटे को खुद बोलने नहीं देती या बहू की तारीफ होते ही मौजू बदल देती है, तो ये इस बात का इशारा होता है कि ये औरत बाद में भी अपने बेटे को बांटने पर तैयार नहीं होगी। ऐसी सास बहू को दिल से कबूल नहीं करती बल्कि दिल ही दिल में मुकाबला समझती रहती है। पॉइंट नंबर 10 पर वो घर आता है जहाँ दीन का इस्तेमाल औरत को दबाने के लिए हो। कुछ घर हर बात पर सब्र, बर्दाश्त और खामोशी का दर्द देने लगते हैं, मगर ये सब सिर्फ बहू के लिए ही होता है। मर्द के गुस्से, बदतमीजी या नाइंसाफी पर कभी दीन का हवाला नहीं दिया जाता। तो शादी से पहले अगर इनकी बातों में बार बार ये जुमला आए ना कि हम तो बहुत साबिर खानदान से हैं या हमारी बहू तो बहुत बर्दाश्त वाली होनी चाहिए, मगर साथ ये ना कहा जाए कि हमारा बेटा भी जिम्मेदार होगा, समझदार होगा, ख्याल रखेगा, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ दीन तवाज़ुन नहीं बल्कि कंट्रोल का जरिया है। तो ऐसे घरों में औरतों को अल्लाह का नाम लेकर खामोश करवा दिया जाता है, इंसाफ नहीं दिया जाता। पॉइंट नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे घर जहाँ औरत की राय को कोई अहमियत ना दी जाए। कुछ घरों में औरत सिर्फ मौजूद होती है, शामिल नहीं होती। बात मर्द करते हैं, फैसले मर्द करते हैं, औरत सिर्फ सर हिलाती है। शादी से पहले अगर आप फैमिली मीटिंग्स में ये चीज नोट करें कि खवातीन खामोश हों और सिर्फ मर्द ही बात कर रहे हों और सारे फैसले मर्द ही कर रहे हों, या अगर औरत कोई बात करे तो मर्द फौरन बात काट दे या मजाक बना दे, तो ये एक बहुत वाज़ेह बात है कि इस घर में बाद में बहू की आवाज भी दबा दी जाएगी। वहाँ औरत से सिर्फ ताउन चाहिए होता है, शराकत नहीं। 12 नंबर पर वो घर आता है जहाँ पुरानी बहुओं की कहानी नेगेटिव हो। अगर मुलाकात में वो खुद ही अपनी पुरानी बहुओं के किस्से सुनाए कि वो कैसी हैं, वो तंग करती हैं, वो घर सही नहीं चला रही, वो जिद्दी हैं, या वो मैके जाकर बैठी रहती हैं, यानी हर किस्से में हमेशा बहू ही गलत हो, तो समझ लेना चाहिए कि मसला बहू का नहीं बल्कि जहनियत में है। ऐसे घरों में हर नई आने वाली लड़की को पहले से ही मुजरिम समझा जाता है। वहाँ जहनियत इस्लाह नहीं कंट्रोल की होती है। 13वें नंबर पे जो घर आता है, ऐसा घर जहाँ पैसा इज्जत से ज्यादा अहम हो। कुछ खानदान हर गुफ्तगू को पैसे पर ले आते हैं, कितना कमाती हो, कितना खर्च करती हो, सेविंग कितनी है, क्या क्या लाओगी, शादी
شادی سے پہلے اگر گفتگو کا مرکز انسان کے اخلاق نہیں بلکہ مالی حیثیت ہو تو اس گھر میں بیٹی کو انسان نہیں بلکہ سرمایہ سمجھا جائے گا۔ وہاں محبت بھی فائدے سے جڑی ہوتی ہے، خلوص نہیں۔ پوائنٹ نمبر 14 پر ایسے گھر جہاں ہر بات مقابلہ بن جائے۔ کچھ گھر ہر چیز میں دوسروں سے بہتر بننے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہماری بیٹی زیادہ خوبصورت، ہمارا بیٹا زیادہ قابل، ہمارا گھر زیادہ اچھا، ہمارا رشتہ زیادہ اونچا۔ رشتے سے پہلے اگر ان کی باتوں میں بار بار خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کا رجحان ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہاں بہو بھی ایک ٹرافی ہوگی، انسان نہیں۔ کل کو اگر وہ کسی سے کم نکلی تو عزت بھی کم ہو جائے گی۔ 15 نمبر پہ جو گھر آتے ہیں وہ یہ کہ اگر رشتہ طے کرتے وقت بیٹی کے ماں باپ کی بات نہ سنی جائے، ان کے سوالات کو غیر ضروری سمجھا جائے یا انہیں زیادہ بولنے نہ دیا جائے تو یہ ایک بہت خطرناک اشارہ ہے۔ ایسے گھر میں بعد میں بھی بیٹی کے والدین کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، اور جس گھر میں بیٹی کے ماں باپ کی عزت نہ ہو وہاں بیٹی کی خود کی عزت بھی کبھی نہیں بنتی۔ 16 نمبر پہ وہ گھر جہاں محبت نہیں صرف ایڈجسٹمنٹ کا فلسفہ ہو۔ کچھ خاندان شروع سے ہی یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی کو ہی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، یہی کمپرومائز کرتی ہیں، بہو کو ہی بدلنا پڑتا ہے، بیٹیوں کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے، یہی معاشرے کا دستور ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے اور یہی ہماری سوسائٹی کی ریت ہے۔ تو اگر شروع میں ہی باتوں میں ساری ذمہ داریاں صرف بیٹی پر ڈال دی جائیں اور مرد کے بدلنے کی کوئی بات نہ ہو تو سمجھ لیں کہ یہ رشتہ محبت کے بل پہ نہیں صرف اور صرف ایڈجسٹمنٹ پہ بنے گا۔ تو ایسی صورتحال میں بیٹی زندگی میں تھکتی نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہے۔ دیکھیں، بیٹی کا رشتہ کرتے وقت اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ رشتہ کتنا اونچا ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ بیٹی محفوظ ہو اور خوش رہے۔ وہ گھر جہاں بیٹی کو بولنے کی اجازت نہ ہو، جہاں آنسو مذاق بن جائے، جہاں اس کے والدین کی عزت نہ ہو، جہاں شوہر ساتھ ہی نہ ہو اور ساس ماں کی طرح نہ ہو، تو ایسے گھر اور ایسی زندگی بیٹی کے لیے صرف آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں بیٹی زندگی جی نہیں رہی ہوتی بلکہ صرف زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ بیٹی کا نصیب ماں باپ کے فیصلوں سے جڑا ہوتا ہے۔ جلدی یا دباؤ میں آ کر کیا گیا فیصلہ اللہ نہ کرے پوری زندگی کا پچھتاوا بن جائے۔ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیجیں، ایسی جگہ اس کا رشتہ کریں جہاں اس کو بیٹی نہیں بلکہ رحمت سمجھا جائے۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کر کے جائیں۔ میں آپ سے ملوں گی کسی اور اچھے اور بہترین ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔